तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज कांस्टेंट वेक्टर। तो ए वेक्टर is said to be constant vector if its magnitude and direction are fixed। कांस्टेंट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो हैं वो फिक्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो, सपोज करो एफ मेरे पास है 2i 3j 4k। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो भी मेरे पास 16 9 25 4 29 29 का रूट है। ये भी मेरे पास जो है फिक्स्ड है। और इसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं तो 2 3 5 2 3 4, तो ये जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो भी मेरे पास फिक्स्ड है। तो ये मेरे पास जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है। अब हमारे पास एक ऐसा वेक्टर भी हो सकता है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो, लेकिन यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड तो मेरे पास फिक्स्ड हो लेकिन उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड ना हो। और ऐसा वेक्टर भी हो सकता है मेरे पास कि जिसकी डायरेक्शन तो मेरे पास फिक्स्ड हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फिक्स ना हो। तो जैसे हम क्या करते हैं, आपको ये वाला वेक्टर कंसिडर करिए, f इज इक्वल टू 2ti 3tj 4tk। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 4t स्क्वायर 9t स्क्वायर 16t स्क्वायर रूट मीन्स √29t। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो t पे डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड इज नॉट फिक्स। मैग्नीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है या नहीं है। देखो, ये जो है वेक्टर मेरे पास है 2t 3t 4t। इसका मतलब ये है कि 2 3 4 इंटू टी। तो जब हम इसको t से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम इसी वेक्टर की डायरेक्शन की पैरेलल है, क्योंकि t से मल्टीप्लाई करने से इसकी डायरेक्शन कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही फिक्स रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो जो है वो तो मेरे पास फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है। इस तरह का वेक्टर है cos ti प्लस sin tj प्लस k। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो मेरे पास हो गया cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 1, ये रूट और ये आपके पास आ गया रूट।
तो मैग्नीट्यूड तो इसका फिक्स्ड हो गया, मैग्नीट्यूड तो इसका फिक्स हो गया। अब मैं इसकी डायरेक्शन को देखना चाह रहा हूं, लेकिन यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास फिक्स्ड नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है बट इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो वेक्टर है, देखो इसकी डायरेक्शन कैसे फिक्स नहीं है, तो ये मेरे पास है cos t sin t और 1। अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले लूँ तो ये मेरे पास बनेगा cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1 और ये 1। तो 0 1 1 ये मेरे पास है x की वैल्यू 0 y z, x की वैल्यू 0 y और z प्लेन, तो ये y और z प्लेन में हमारे पास वेक्टर बनेगा। अब अगर मैं जो है t इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो ये मेरे पास cos 0 1 0 और ये 1, ये 1 0 1 ये मेरा जो है वो x और z, ये मेरा x z प्लेन में वेक्टर है, ये x z प्लेन में है, ये ऊपर वाला मेरा z और y में था। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने देखा कि जो है एक ऐसा वेक्टर हो सकता है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो लेकिन डायरेक्शन फिक्स ना हो। दूसरा हमारे पास एग्जांपल था जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड फिक्स ना हो लेकिन डायरेक्शन फिक्स्ड हो। तो कांस्टेंट वेक्टर होने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का फिक्स होना जरूरी है। अब हम जो है एक थ्योरम को देख लेते हैं। तो इस थ्योरम में क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the vector function f of scalar variable to be constant is df over dt is equal to 0। मीन्स इस थ्योरम में ये कह रहा है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन को कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन बनने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है कि उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल वो हमारे पास 0 होना चाहिए। मींस अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मेरे पास 0 है तो वो वेक्टर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन होगा मेरे पास। तो इसका जो प्रूफ है वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम के नेसेसरी पार्ट को प्रूव कर लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सपोज ये जो एफ वेक्टर है इज, ये मेरे पास जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो लेट एफ मेरे पास ले लीजिए आप f1 ti, f2 tj, f3 tk। तो सपोज ये मेरे पास जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन है दोनों के दोनों ही फिक्स होंगे। इसका मतलब है ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, ये जो मेरे पास फंक्शन है f1 f2 और f3, ये भी मेरे पास कांस्टेंट होंगे। तो ये मेरे पास c1i c2j और c3k टाइप का होगा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो c1 का डेरिवेटिव 0, दिस इज 0। तो अगर मेरे पास ये कांस्टेंट है
तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा ही होगा। अब सफिशिएंट कंडीशन को हम देख लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में हम ये सपोज करते हैं कि सपोज किसी वेक्टर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 है। अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से देखो, यहां से अगर f आपके पास है ये, तो इसका df ओवर dt निकाल लीजिए। तो df ओवर dt मेरे पास बनेगा df1 ओवर dt i, df2 ओवर dt j और df3 ओवर dt इंटू k। अब ये डेरिवेटिव तो मुझे 0 के बराबर गिवन है। तो अगर ये वेक्टर मेरे पास 0 वेक्टर है तो इसका मतलब है df1 ओवर dt ये मेरे पास 0 हो गया, df2 ओवर dt ये मेरे पास 0 हो गया, df3 ओवर dt ये मेरे पास 0 हो गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो f1 क्या आ जाएगा मेरे पास c1, इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा c2 और ये मेरे पास आ जाएगा c3। c1 c2 c3 कांस्टेंट है, आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो f1 भी कांस्टेंट है, f2 भी कांस्टेंट है, f3 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से f जो है वो मेरा कांस्टेंट फंक्शन प्रूव हो गया। तो ये था हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ। अब आप जो है वो थ्योरम नंबर 2 और 6 देखिए। ये इसमें मैंने क्या किया है, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 6 दोनों का जो है वो दोनों की स्टेटमेंट है ये एक तरह से। तो थ्योरम नंबर 2 के लिए तो क्या है कि necessary and sufficient condition for the vector function f of scalar variable t to have a constant magnitude is f dot df over dt is equal to 0। तो अगर कोई वेक्टर फंक्शन मेरे पास है तो अगर उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मेरे पास ये है कि f की और df ओवर dt की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होनी चाहिए। और उसी किसी वेक्टर फंक्शन के लिए अगर कांस्टेंट डायरेक्शन की हम बात करें तो उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो ये है कि f की और df ओवर dt की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मेरे पास 0 होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले ऊपर वाली थ्योरम का ऊपर वाले पार्ट का प्रूफ देख लेते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूं नेसेसरी कंडीशन के लिए नेसेसरी कंडीशन तो सपोज कर लेते हैं कि वो f का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। सपोज ये जो वेक्टर फंक्शन f है हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मेरे पास तो मुझे ये प्रूव करना है कि f की और df ओवर dt की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि मोड f मेरे पास है कांस्टेंट। अगर मैं इसका स्केयर कर दूं तो वो भी कांस्टेंट है। तो दिस इंप्लाइज मोड f स्केयर इज इक्वल टू मेरे पास है c। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मोड का स्केयर, इसका मतलब है f स्केयर इज इक्वल टू c। और इसको मैं लिख सकता हूं f डॉट f इज इक्वल टू c। आप दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए
डी ओवर डी टी ऑफ एफ डॉट एफ, और मैं अगर कांस्टेंट का इधर डेरिवेटिव करूंगा वो तो मेरे पास हो जाएगा 0। अब एफ डॉट जी, अगर आपको एफ डॉट जी का डेरिवेटिव करना होता है तो फर्स्ट एज इट इज डॉट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव डॉट सेकंड एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए वो तो हमारे पास सेम होता है, तो दिस इज ट्वाइस एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब 2 तो मेरे पास 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो नेसेसरी पार्ट प्रूव हो गया। अब इसके बाद है सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में सफिशिएंट कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज मेरे पास ये जो है एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 है। तो अगर ये चीज मेरे पास 0 है तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं और इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो मोड एफ जो है वो कांस्टेंट प्रूव हो गया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस पार्ट। अब जो है कांस्टेंट डायरेक्शन के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो मेरे पास है कि एफ की और डी एफ ओवर डी टी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मेरे पास 0 होनी चाहिए। तो अब हम सेकंड वाले पार्ट यानी कि जो थ्योरम नंबर 6 है उसको प्रूव कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए मेरे पास जो है सबसे पहले मैं नेसेसरी पार्ट को प्रूव कर लेता हूँ, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है कि सपोज एफ की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। सपोज एफ हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। तो इसको जो है सबसे पहले हम इसमें कुछ एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि लेट ये एफ जो है वो जो यूनिट वेक्टर है बी यूनिट वेक्टर कंसिडर करता हूं, बी यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ एफ। यानी कि अगर ये एफ वेक्टर है मेरे पास तो इसकी डायरेक्शन में ही मैंने कैपिटल एफ जो है वो यूनिट वेक्टर मान लिया और मैंने एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने इस एफ से डिनोट कर दिया। तो अगर अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूं तो यूनिट वेक्टर होता है मेरे पास वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो और इसके मैग्नीट्यूड को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैं यहां से एफ कैप की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ ओवर एफ वेक्टर ओवर एफ। तो यहां से मेरे पास जो है वो एफ वेक्टर जो है वो आ गया एफ इंटू कैपिटल एफ कैप। तो अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, तो डी एफ ओवर डी टी, यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये तो मेरे पास स्केलर है और ये मेरे पास वेक्टर फंक्शन है। तो इस पे जो मेरे पास फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा डी ओवर डी टी ऑफ फाई एफ, ये वाला फार्मूला। तो इसके लिए मेरे पास क्या होता है कि ये एज इट इज और डी एफ ओवर डी टी प्लस यहाँ से डी एफ ओवर डी टी और ये मेरे पास एज इट इज।
अब जो है वो दोनों तरफ f के साथ जो है वो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में जो है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो राइट साइड में f के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब है f कैपिटल F कैप के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करो किसकी, इसकी f वेक्टर डी एफ कैप ओवर डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी, ये f वेक्टर। अब देखो, तो जब यहां से, अरे सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये मेरे पास, ये मेरा f तो एज इट इज था, ठीक है। तो जब मैं इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो यहां से f का स्केयर आ जाएगा और f कैप क्रॉस डी एफ कैप ओवर डी टी प्लस जब ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो ये f की f के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, तो ये टर्म तो मेरे पास 0 हो जाएगी, तो ये मेरे पास सिर्फ रह जाएगा, तो मेरे पास f क्रॉस डी एफ कैप ओवर डी टी, सॉरी डी एफ ओवर डी टी, ये जो मेरे पास जो है सोल्व करने के बाद आया है एफ स्क्वायर और एफ कैप की क्रॉस प्रोडक्ट डी एफ ओवर डी टी के साथ। अब मैंने जो है एफ की डायरेक्शन को कांस्टेंट माना हुआ है, एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर एफ की जो डायरेक्शन है तो इस यूनिट वेक्टर की भी वही डायरेक्शन है। अगर एफ की जो मेरे पास डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इस एफ की भी, ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी भी डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। ये जो एफ कैप है ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये मेरे पास कांस्टेंट वेक्टर हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 होता है। ये मेरे पास कांस्टेंट भी हो गया और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है मेरे पास, तो ये तो कांस्टेंट वेक्टर हो गया। और पिछली थ्योरम में हमने ये किया था कि कांस्टेंट वेक्टर का अगर मैं डेरिवेटिव कर देता हूं तो वो 0 होता है, तो यहां से मेरे पास ये चीज जो है वो 0 प्रूव होगी। तो ये तो था इस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट। अब हम इस थ्योरम के सफिशिएंट पार्ट को प्रूव करते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन में मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास f क्रॉस डी एफ ओवर डी टी ये मेरे पास 0 है। इसके 0 होने का मतलब मेरे पास क्या है कि एफ स्क्वायर कैपिटल एफ कैप क्रॉस डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब ये तो मेरे पास 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 ये है मेरे पास। अब नाउ ये तो मेरे पास यूनिट वेक्टर है, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज एफ हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो हमने पहले वाली थ्योरम जो थ्योरम नंबर 2 थी उसमें क्या था, तो अगर इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी, एफ की और डॉट प्रोडक्ट डी एफ ओवर डी टी के साथ ये 0 होगी मेरे पास। अब 1 और 2 में देखो, ये जो वेक्टर है इसकी एफ के साथ
डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसकी f के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। तो ऐसा सिर्फ जो है वो 0 वेक्टर ही ऐसा काम कर सकता है कि जिसकी किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर इटसेल्फ 0 वेक्टर है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि कैपिटल F कैप इज कांस्टेंट। तो कैपिटल F कांस्टेंट है का मतलब ये है मेरे पास कैपिटल F कैप हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर कैपिटल F की जो डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है F हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास जो है कुछ रिजल्ट्स जो हमने कांस्टेंट वेक्टर से रिलेटेड प्रूव किए।